Good morning, students. Again, welcome in your bio class. So, today's topic is biomolecules. It is completely included in your chapter 9, biomolecules. Biomolecules basically the living organisms which is made up of different type of molecules is called biomolecules. Bio means living. In this chapter, we have especially discussed following points: how to analyze chemical compositions, primary and secondary metabolites, bio macromolecules, protein, polysaccharides, nucleic acid, structure of proteins, nature of bond linking monomers in a polymer, dynamic state of body constitutions, concept of metabolism, next metabolic basis of living, the living state, and last points which we have discussed, it will be enzymes, property of enzymes, structure of enzymes. So हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, कैसे केमिकल कंपोजिशन किस तरीके से एनालाइज होता है. देयर इज वाइड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन आवर बायोस्फीयर. नाउ क्वेश्चंस दैट अराइज इन आवर माइंड इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेम केमिकल्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एक कॉमन केमिकल से ही फॉर्म होते हैं. इट मे बी एलिमेंट्स और इट मे बी कंपाउंड. Okay, student, if we perform such analysis on a plant tissue, animal tissues or microbial paste, we obtain a list of chemical. यदि हम किसी भी तरीके के ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का एनालिसिस कर रहे हैं, उसका माइक्रोबियल पेस्ट फॉर्म कर रहे हैं, माइक्रोबियल पेस्ट फॉर्म करें तो हमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स मिलते हैं लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर देयर रिस्पेक्टिव contains per unit mass of living tissues. If the same analysis is performed on the piece of earth crust, is examples of non-living matter. यदि अर्थ का भी एनालिसिस करेंगे तो नॉन लिविंग मैटर में आएगा, लेकिन कंपोनेंट्स नियर अबाउट सेम ही होंगे. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंपोनेंट्स और मीन्स एलिमेंट्स और कंपाउंड सेम होंगे. देयर आर डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट. In absolute term, no such difference could be made out. All the elements present in sample of earth crust is also present in a sample of living tissues. जो कि एक नॉन लिविंग और अर्थ के एक छोटे से क्रस्ट का यदि हम एनालिसिस करें तो उसमें जो भी नॉन लिविंग मैटर आएगा वो वही नॉन लिविंग मैटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे भी आएगा. देयर इज नो सच अ डिफरेंस. All elements present in a sample of earth crust are also present in the sample of living tissues. Okay, students. However, a close examinations reveal that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other element is higher in living organisms. एक कॉमन चीज़ निकल के आई है कि कार्बन हाइड्रोजन जो है वो और दूसरे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में, ठीक है, ज़्यादा होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एज़ कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंपेयर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कार्बन और हाइड्रोजन का कंपोजिशन ज़्यादा हुआ है. कार्बोहाइड्रेट भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से फॉर्म है, तो मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन का कंपोजिशन सबसे ज़्यादा होगा. हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, किस तरीके से एनालाइज करते हैं केमिकल कंपोजिशन को कैसे एनालाइज करते हैं. वी कैन कंट्रीब्यूट आस्किंग इन द सेम वे द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. किस तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से कंपाउंड मिलते हैं. हाउ डज वन गो अबाउट द फाइंडिंग्स ऑफ द आंसर. टू गेट इज आंसर वन हैज़ टू परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस. वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यूज, वेजिटेबल और कोई भी पीस ऑफ लिवर लो या वेजिटेबल लेते हैं, ठीक है, उसको ग्राइंड करना है. किसमें, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड ClCCOOH, किसमें, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड. किसमें ग्राइंड करना है, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है. यूजिंग अ मोटर एंड अ pestle we obtain thick celery. If
celery. If we were to strain this through a cheese cloth or cotton, we would obtain two fractions. इसको दो तरीके के fractions मिलते हैं. One is called filtrate और more technically the acid soluble pool. एक तो filtrate मिलेगा जिसको acid soluble pool कहेंगे, और second retenant और acid insoluble friction. दो तरीके के हमको fractions मिलेंगे. एक तो जो acid में डिज़ोल्व होंगे और एक एसिड में डिज़ोल्व नहीं होंगे. ठीक है, इस तरीके से हम एक एसिड सॉल्युबल पूल, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एसिड में डिज़ोल्व हो जाते हैं और एसिड सॉल्युबल पूल्स बनाते हैं. तो व्हाट इज एसिड सॉल्युबल पूल? एसिड सॉल्युबल पूल आर सम ऑर्गेनिक एसिड, थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक एसिड which dissolve in trichloroacetic acids and form a acid soluble pool. तो एक एसिड सॉल्युबल पूल फॉर्म होगा और एक नॉन एसिड सॉल्युबल पूल फॉर्म होगा. तो इस तरीके से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस करते हैं. तो इसमें क्या आ रहा है, इनऑर्गेनिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो भी मिल रहे हैं और ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी मिल रहे हैं. द टेबल इज गिवन देयर. दिस वन इज हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन. और इनका वेट जो है कितना होता है, वेट मतलब उसका परसेंटेज कितना होता है. अर्थ क्रस्ट में 0.14 है और ह्यूमन बॉडी में 5 है. अभी आपको बताया ना कि ह्यूमन बॉडी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कार्बन का जो परसेंटेज है ज़्यादा होता है. अर्थ क्रस्ट में 0.03 आ रहा है, ह्यूमन बॉडी में 18.5 है. ऑक्सीजन 46.6 है, ह्यूमन बॉडी में 65 है. तो तीन कंपोनेंट्स जो हैं वो और कंपोनेंट्स ह्यूमन बॉडी में और लिविंग मैटर में ज़्यादा है एज कंपेयर टू नॉन लिविंग मैटर. नाइट्रोजन वेरी लिटिल अर्थ क्रस्ट में और ह्यूमन बॉडी में 3.3, सल्फर 0.03 और ह्यूमन बॉडी में 0.3, सोडियम 2.8, ह्यूमन बॉडी में 2, कैल्शियम 3.6, ह्यूमन बॉडी में 1.5. सो इन दिस वे वी कैन चेक द comparisons of elements present in non-living and living matter. लिविंग और नॉन लिविंग मैटर के एलिमेंट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट? तो इन दिस वे कैसे फॉर्म करके, फर्स्ट उसको पेस्ट बना के किस में, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में उसको डिज़ोल्व किया जाता है. तो कुछ सब्सटेंस, कुछ कंपाउंड्स उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुछ डिज़ोल्व नहीं होते हैं. जो डिज़ोल्व होते हैं वो एसिड पूल होता है वो, और जो डिज़ोल्व नहीं होते हैं वो एसिड नॉट डिज़ोल्व सब्सटेंस. ठीक है, और दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स बिकॉज ऑल दिस कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यूज कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स. In this way you can understand what is biomolecules. There are two type of substance. Living organisms have got inorganic elements in form of compound. Inorganic elements हैं वो फॉर्म किसके कंपाउंड्स में होते हैं, कंपाउंड. इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कंपाउंड के फॉर्म पर होते हैं. जस्ट ऑब्जर्व दिस टेबल. कंपाउंड सोडियम, कंपोनेंट सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर. और किस कंपाउंड्स में, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, PO4, SO3 एंड सो ऑन. तो इन दिस वे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दो तरीके के बायोमोलिक्यूल्स हैं, एक ऑर्गेनिक मैटर, एक इनऑर्गेनिक मैटर. क्लियर स्टूडेंट? While analysis of compound giving an idea of this kinds of organic and inorganic constituents present in living tissues. और इस तरीके से living और non living constituents और मिल रहे हैं. ठीक है. From chemical point of view we can identify functional groups like aldehyde, ketones, aromatic compounds, but from a biological point of view we can classify it into amino acids, nucleotides और fatty acids. अब यदि हम इसको एक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम उससे क्या कहेंगे कि कीटोन फॉर्म है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है, एल्डिहाइड है, लाइक दैट. बट बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये बॉडी में क्या फॉर्म कर रहे हैं,
अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स बेस। आपने अभी आप रीड करोगे, न्यूक्लियोटाइड बेस बेसिकली क्या फॉर्म कर रहा है, डीएनए, ठीक है। एंड फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स, तो ये फैटी एसिड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है और सेलुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कैसे कंपाउंड्स है ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कंटेनिंग अमीनो ग्रुप। क्यों इनको अमीनो एसिड्स कह रहे हैं, बिकॉज अमीनो ग्रुप इज प्रेजेंट देयर एंड एसिड ग्रुप एज अ substituents on the same carbon, अल्फा कार्बन, द अल्फा कार्बन पर हो सकता है, hence this is called as alpha amino acids. If they are substitute methanes, these are four substituents group occupied the four valencies position. मतलब चार इसकी वैलेंसीज होती है, चारों वैलेंसीज पे चार सब्सटेंट्स अलग अलग हो सकते हैं. These are hydrogen, carboxylic group, amino group or variable group which is designated as a R group. Clear? Based on the nature of R group, there are many amino acids. बहुत तरीके के अमीनो एसिड्स हैं और ये अमीनो एसिड्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, प्रोटीन. Why amino acids is required in living organisms? Because it's form different type of proteins. लगभग नियर अबाउट कितने प्रोटीन्स फॉर्म कर रहे हैं, विच ऑकर इन प्रोटीन्स देयर आर 21 टाइप. कितने टाइप के प्रोटीन्स हैं, 21 टाइप प्रोटीन्स. आर ग्रुप इज द प्रोटीनियस अमीनो एसिड्स, कुड बी हाइड्रोजन. द अमीनो एसिड इज कॉल्ड ग्लाइसिन. ठीक है, ये अमीनो एसिड्स अलग अलग तरीके के, ग्लाइसिन, मिथाइल ग्रुप, एलाइन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सीरिन. 3 of the 21 are shown in figure 9.1. और ये देखो ये है इसमें फिगर. आप कई तरीके के अमीनो एसिड्स फॉर्म होते हैं. कितने तरीके के हो रहे हैं, 21 टाइप के. ठीक है, और बाकी जो वो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं. बाकी कुछ अमीनो एसिड जो एसेंशियल होते हैं वो अपनी डाइट के थ्रू उसको पूरा करता है ह्यूमन बीइंग. और ये अमीनो एसिड्स डिफरेंट टाइप की प्रोटीन फॉर्म करते हैं जो बॉडी में रिक्वायर्ड है. ठीक है, आपको पता है ना कि न्यूक्लिक एसिड जो आरएनए है, डीएनए है, इसमें भी बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं. द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स. केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है अमीनो एसिड्स की. ठीक है, ये क्वेश्चंस आ सकता है इस तरीके से. तो बेसिकली अमीनो एसिड्स इज कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप, बेसिकली अमीनो कार्बोक्सिल और आर फंक्शनल ग्रुप. आर फंक्शनल ग्रुप based on the number of amino acids and carboxylic group. There are acidic, ग्लूटामाइन. अमीनो एसिड्स कैसे होता है, एसिडिक नेचर के. फॉर एग्जांपल्स ग्लूटामिक एसिड, बेसिक में लाइसिन और न्यूट्रल में वैलिनाइन. 3 तरीके के जो अमीनो एसिड्स हैं जो कि अलग अलग प्रॉपर्टी को शो करते हैं. जस्ट लाइक ग्लूटामिक ये एसिड प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ग्लूटामिक. ठीक है, लाइसाइन ये किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, बेसिक प्रॉपर्टी को. और थर्ड वन इज वेलाइन अमीनो एसिड, ये न्यूट्रल है. कैसा है ये, न्यूट्रल, ना ये एसिडिक ना ही ये बेसिक. तो अमीनो एसिड्स तीनों नेचर के हैं. क्लियर. देयर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड. एरोमेटिक अमीनो एसिड इसमें कुछ एरोमेटिक मीन्स स्मेल टाइप की होती है, फ्रूट्स स्मेल. इट इज़ टायरोसाइन. ये टायरोसाइन एक अमीनो एसिड्स है जो एरोमेटिक नेचर का है. कैसा नेचर का है, एरोमेटिक. क्लियर. कुछ अमीनो एसिड्स, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड्स इज आयोनाइज्ड. कैसा होता है वो, आयोनाइज नेचर का होता है. उसमें आयोनाइज होकर कौन सा 2 फॉर्म करेगा, NH2 और COOH ग्रुप.
ठीक है। इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स चेंज, और यदि उसका पीएच चेंज हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंट पीएच का, तो उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है, ठीक है। दिस इज़ द कॉमन स्ट्रक्चर और कॉमन नेचर ऑफ अमीनो एसिड्स। आपको अमीनो एसिड्स में बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी नहीं करना है, किस तरीके के होते हैं, इनका बेसिक नेचर क्या है, एग्जाम्पल्स के साथ, और एक अमीनो एसिड से दूसरा अमीनो एसिड्स किस तरीके से चेंज हो सकता है, ठीक है। ये एक अमीनो एसिड्स का एक एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, ये इस तरीके से इंटरचेंज भी हो सकते हैं, क्लियर। ये एक एग्जाम्पल्स है। अब सेकंड आता है, सेकंड बायोमोलिक्यूल्स, इट इज़ लिपिड्स। लिपिड्स जनरली क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल, वाटर में कभी नहीं घुलते, वाटर इनसॉल्युबल, water insoluble, and there could be simple fatty acids is a carboxylic group। इसमें क्या है, carboxylic group attached to R group। R group could be methyl, R group क्या हो सकता है, ये CH3 C2H5 एंड सो ऑन, हायर ऐसे C14 तक भी हो सकता है, ठीक है, C14 C20 फॉर एग्जाम्पल्स। और इसके साथ क्या अटैच्ड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होकर ये क्या फॉर्म करता है, फैट फॉर्म करता है, क्लियर। और ये कार्बन का नंबर 1 से लेकर 19 तक हो सकता है, 1 से लेकर 14 से भी ज़्यादा 19 तक भी हो सकता है, जैसा फॉर एग्जांपल्स पामेटिक एसिड, मेटिक एसिड में कितने हैं, 16 कार्बन एटम है, 16 कार्बन एटम, क्लियर। सो ये काफ़ी इसका वो हो सकता है। कभी कभी ये 2 फॉर्म पर होगा, यदि डबल बॉन्ड है तो अनसेचुरेटेड और सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड। फैटी एसिड्स कुड बी इन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, क्लियर स्टूडेंट। और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स गुड होता है। अदर सिंपल लिपिड्स इज ग्लिसरॉल, एक एग्जाम्पल्स है ग्लिसरॉल, ठीक है। ये क्या होता है, बेसिकली इट इज ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपीन। ग्लिसरॉल का बेसिकली केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपीन, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल्स है, ग्लिसरॉल, जो कॉमन फैटी एसिड है, क्लियर। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे फैटी एसिड्स हैं जिसमें कि ग्लिसरॉल होता है, बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, और द फैटी एसिड्स आर फाउंड इन एस्टरफाइड विथ ग्लिसरॉल। दिस इज मोनोसैक्राइड्स, इट मे बी डाइसैक्राइड्स, इट मे बी डाइग्लिसराइड्स, ये तीनों तरीके के हो सकते हैं फैटी एसिड्स। फर्स्ट इज मोनोग्लिसराइड्स, second one is diglycerides, or third one is triglycerides. There is also called fat or oil. fatty acids को क्या कह रहे हैं, fat and oil, ये fat और oil दोनों में include होगा, ठीक है। fat और oil, it is based on melting points. oil have lower melting points, oil का melting points कैसा होता है, lower होता है, और फैट हैंस रिमेन ऑयल इज इन विंटर, ठीक है, हैंस रिमेन ऑयल इज इन विंटर। कैन यू कैन आइडेंटिफाई इट फैट और ऑयल, ठीक है, उसको आप उसके एक फ्रीजिंग पॉइंट से, और यदि वो एक सॉलिडिफाइड फॉर्म पर है तो इट विल बी फैट, और यदि लिक्विड फॉर्म पर है तो इट विल बी ऑयल। इस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। दीज आर फॉस्फोलिपिड्स। फिर आता है एक कुछ लिपिड्स हैं दो फॉस्फोरस से फॉर्म है, इट इज कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स। तो लिपिड्स अभी आपने कितने तरीके के पढ़े, कई तरीके के। फर्स्ट ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं बेसिकली, ठीक है, ग्लिसरॉल के फॉर्म पर है, पामेटिक एसिड्स के फॉर्म पर है, इसको फैट और ऑयल के फॉर्म पर भी ये फैटी एसिड्स होते हैं, और इसके बाद फॉस्फोरस और लिपिड्स फॉर्म करके फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म कर रहे हैं। और फॉस्फोलिपिड्स बेसिकली कहाँ होता है, क्यों ये रिक्वायर्ड है, सेल मेम्ब्रेन पर, सेल मेम्ब्रेन पर।
सेल मेम्ब्रेन फॉर्म करता है। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ लिपिड्स हो गए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो इस तरीके से आपको बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर लर्न करना है, उसको बहुत केमिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म पर नहीं जाना है, बेसिक नेचर और कहाँ पर ये बॉडी में यूज हो रहा है। नाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच heterocyclic rings can be formed. Some are nitrogenous base. अब आता है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस बेसिकली क्या है? नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस 4 होते हैं, एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमिन और एक होता है यूरोसिल। यूरोसिल और थाइमिन में एनी वन, ठीक है। थाइमिन मतलब टी, यूरोसिल मतलब यू, एनी वन रहेगा। ए जी सी ये तो कॉमन है और ये टी और यू में कोई एक रहेगा। इस तरीके से एक 4 ही होंगे एट प्रेजेंट, ठीक है। और ये जब शुगर के साथ अटैच्ड होते हैं तो इट फॉर्म्स आ न्यूक्लियोसाइड्स। एडिनाइन, जब एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरोसिल कोई भी एक, देयर आर 5 नाइट्रोजनस बेस, एनी वन नाइट्रोजनस बेस व्हेन लिंक्ड विद शुगर इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पे एक टर्म आया है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड एडिनाइन अटैच विथ शुगर। ये क्या, एस क्या है? शुगर। जब कोई भी नाइट्रोजनस बेस एक शुगर से अटैच्ड हो जाएगा, इट्स फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। क्लियर? व्हेन फॉस्फेट इज अटैच्ड ए, एस और पी, नाइट्रोजनस बेस शुगर और फॉस्फेट अटैच्ड हो गया, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरीके से न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, एंड न्यूक्लियोटाइड इज अ यूनिट ऑफ पॉलीमर, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड मीन्स इट इज मेड अप ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्म अ डीएनए। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या फॉर्म करते हैं? डीएनए। तो यदि ए अटैच है तो वो एडिनाइलिक एसिड हो जाएगा। टी अटैच है तो थाइमिक डाइलिक एसिड हो जाएगा। जी अटैच है तो ग्लूकोलाइक एसिड हो जाएगा। यू अटैच है तो यूरिडाइलिक एसिड होगा और सी अटैच है तो साइडाइलिक एसिड होगा। इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स की भी नेमिंग होगी कि कौन सा उसमें नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है। क्लियर? न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से हैं जो कि जो बायोमॉलिक्यूल से फॉर्म है? इट इज़ 2 न्यूक्लिक एसिड, देयर आर डीएनए, फर्स्ट वन इज डीएनए और सेकेंड वन इज आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोक्सिक न्यूक्लिक एसिड। देयर इज चेंज ऑफ शुगर। डीएनए आरएनए का बेसिक चेंज क्या है? शुगर का। राइबो शुगर होती है इसमें, आरएनए में राइबो शुगर होती है और इसमें डीएनए में डीऑक्सी राइबो शुगर होती है। क्लियर? और ये क्यों यूजफुल है? इट इज़ जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल विच इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एसिड से भी बना है, डीऑक्सीराइबो शुगर से भी बना है, फॉस्फेट से भी बना। आपने ये अभी देखा ना, यहाँ पर ये नाइट्रोजनस बेस अटैच है, इसमें शुगर अटैच है, फॉस्फेट अटैच है। तो इस तरीके से देयर आर बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं जिससे न्यूक्लिक एसिड फॉर्म होता है। क्लियर? सो देयर आर न्यूक्लिक एसिड। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है शुगर का। एक शुगर कार्बोहाइड्रेट शुगर है, दिस वन इज ग्लूकोज, दिस वन इज राइबोज शुगर, ठीक है। राइबोज शुगर, इसमें OH ग्रुप है, 3 OH ग्रुप हैं, CH2OH है और CH2OH है, यहाँ पे O है। तो ये पोजीशन किसका है? किसका? राइबोज शुगर और ग्लूकोज। ये अमीनो एसिड्स 3 तरीके के अभी अमीनो एसिड्स आप लोगों ने रेड किए हैं, ग्लाइसेनिक, एलेनाइन और सेरीन। फैटी एसिड्स जो 14-19 कार्बन वाला है, 40 एसिड्स, पामेटिक एसिड, ग्लिसरॉल, ये क्या है? फैट है, ठीक है ना।
और ये फैटी एसिड्स हैं, तो यहाँ पे अभी आपने जो मॉलिक्यूल्स रीड किए हैं एक एक उसका एग्जांपल्स दिया है। कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड्स और फैटी एसिड्स है। फॉस्फोलिपिड्स कहाँ पे यूज़ हो रहा है? सेल मेम्ब्रेन पर। और आप सोचोगे कि इतने सारे मॉलिक्यूल्स की क्यों रिक्वायरमेंट है? बिकॉज इट इज़ कंज्यूम और इट इज़ यूटिलाइज बेसिकली इन सेलुलर एक्टिविटीज़ एंड इट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट एसेंशियल सेलुलर ऑर्गेनेल्स। ठीक है, बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स के ये कंपोनेंट्स होते हैं। एडिनाइन, अब दिस इज़ द नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से हैं? नाइट्रोजनस बेस में बेसिकली एडिनाइन, क्लियर, यूरोसिल, एडिनाइन, यूरोसिल, थाइमिन, ग्वानाइन। तो इसमें कुछ के दिए हैं। यदि एडिन यूरोडिल किसको कहेंगे? एक फॉस्फेट, यूरोसिल के साथ एक शुगर अटैच है। यूरोसिल प्लस एक शुगर, ये किसका कंपोनेंट्स है? शुगर का। शुगर जब एक यूरोसिल के साथ अटैच हो जाएगी तो दिस इज कॉल्ड एज यूरेडाइन। ठीक है, एडिनाइन एक शुगर के साथ अटैच होगी, इट इज कॉल्ड एज एडिन लाइक एसिड। तो इन दिस वे नेमिंग वी कैन फॉर्म, नेमिंग इस तरीके से फॉर्म हो सकती है। आई थिंक स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड व्हाट्स आई हैव टीच यू, और जो भी प्रॉब्लम है वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो स्टूडेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।